अरे वो भी नहीं बना, वो भी नहीं बना। Sit down. Yes, assignment हुआ किसी का? तीस तारीख को अगर नहीं कर पाओ तो क्या करोगे? 3 तारीख 30 तारीख को नहीं कर पाए तो फिर 30 तारीख को मैंने बोल दिया मैं नहीं। 30 तारीख को ठीक है सेटा। हाँ बिल्कुल नहीं, कल मैं यहाँ नहीं हूँ। Yes. Yes. मुझे सबसे पहले ये बताओ कि किसने एग्जाम में लिखा है कि the soul was invited to a party by God? नहीं जरा खड़े हो जाओ जरा। कौन लोग ये लोग हैं? शक्ल देखो। मैं आपको एक बना देंगे इससे भी अच्छा चलेगा वैसा नंबर मिलेगा। यस फर्स्ट थिंग मुझे बताइए जब आप आंसर लिखते हैं ठीक है तो कॉमन सेंस कहाँ छोड़ के आते जब आप आंसर लिख रहे हैं? मैंने क्लास में लड़ के चिल्ला के बोला है दैट इट इज नॉट अ पार्टी। मतलब मुझे मुश्किल से शायद 4 या 3 आंसर आपके पूरे बैच में मिले होंगे जो एक्चुअल में एनालिसिस लिखे। मुझे समझ में नहीं आता जब मैंने जो आंसर लिखवाया हुआ है जब तुम वो आंसर नहीं लिख सकते हो तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ तुमसे कि तुम कोई और आंसर लिखो? गुलशन लिखे चाहे कुछ भी लिखे मुझे ये बताइए। नहीं फेल हो चाहे पास हो मुझे ये बताओ 20 नंबर का आंसर तुम्हारे पास हाथ में था। 20 नंबर का आंसर एनालिसिस ऑफ लव एंड एनालिसिस ऑफ ऑन हिज ब्लाइंड हाथ में था फिर भी फेल कर रहे हो। फिर भी नहीं हटा होगा इसीलिए इतना कम लिखे हो। जब आंसर आपको एक बात करना बंद करो पहले। जब आंसर आपको लिखवाया गया है वो आंसर आप लोग नहीं लिख रहे हो तो बाकी के आंसर किस सोच को लेकर आप गए थे कि लिख लोगे? क्या सोच के बैठे थे एग्जाम में कि आप लोग लिख लोगे बाकी के आंसर? ये बहाना तो कोई मत मारना कि मैम तुरंत एकदम क्लास ज्वाइन किए थे तुरंत एग्जाम हो गया। बिल्कुल मत मारना। सनी बच्चे आप कब से कर रहे हो ज्वाइन? कब से की हो ज्वाइन? हाँ हाँ 22 तारीख से। 22 तारीख से ही बच्चा क्लास कर रहा है। तुम लोग से कितना पहले क्लास हो गया है उसका? सब सही है सब सही है सही है चाहे गलत है एटलीस्ट उसने ये नहीं लिखा है कि पार्टी में गए थे। मतलब पढ़ के तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था मन कर रहा था पेपर फाड़ दूं। राइटिंग का नंबर तब मिलेगा ना जब ग्रेस मार्क्स की हाथ में कितने दे सकती हूँ मैं बताओ?
ग्रेस मार्क्स कितने दे सकती हूँ? नहीं, मुझे बताइए आपको ग्रेस नंबर कितने मिल सकते हैं? 5 नंबर, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। जिसका 3 नंबर आया उसको मैं ग्रेस मार्क्स देके क्या करूं? जिसका 8 नंबर आया उसको मैं ग्रेस मार्क्स देके क्या करूं? मतलब तुम लोग ऐसा एकदम मतलब लिख के आए हो ना, मुझे डाउट हो रहा है कि मैंने कुछ पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। नहीं, तुम लोग अगर वो 20 नंबर का लिख लिए होते ना, मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन डाले थे कि किसी को पास होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 20 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें लिखवाया गया है, 8 दिन गला फाड़ फाड़ के मैंने लिखवाया है 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद जो तुम लोग को 8 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है। नहीं, एग्जाम में तुम ग्रामर में एरर करो, मुझे समझ में आता है। बात करना बंद करो। ग्रामर में एरर करते हो तो मुझे समझ में आता है कि चलो बच्चे नहीं है, तुम लोग को आदत है लिखने का। तुम लोग सेंटेंस फॉर्मुलेशन में गलत करते हो, समझ में आता है। लॉजिक में कैसे कोई गलती कर सकता है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे क्लास में, जरा बता दो, क्या अटेंडेंस है तुम्हारा? 70 बच्चे दिए थे क्लास एग्जाम। एग्जाम में 70 नहीं थे, ठीक है। एग्जाम में कम से कम 50 बच्चे दिए होंगे। 50 में से मैं गारंटी दे रही हूँ 45 की कॉपी में लिखा है द सोल वेंट टू अ पार्टी। नहीं, मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आता कि जब तुम पढ़ते हो तो कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाते? जो बोलेगा, जो लिख लेगा वो लिखा दोगे। तुम ये सोचो कि वहां बात ये हो रही है कि जो सोल है वो भगवान के पास मरने के बाद गया है, वो वहां पर पार्टी क्या हो रही है? वहां पर हेवन हेल लिखते मुझे समझ में आता, हेवन हेल की स्पेलिंग गलत लिखते मुझे समझ में आता, तुम पार्टी कैसे लिख सकते हो? ऐसे पार्टी का तुम नाम मत लो, ठीक है। अब बताओ मैं तुम्हें एनालिसिस लिखवा के करूं क्या, जब मैं तुम्हें सारा एनालिसिस लिखवा रही हूँ फिर भी तुम आंसर में नहीं लिख रहे हो? ऐसा है जिसको असाइनमेंट जमा करना है ना मैथ का, बाहर निकलो, बाहर निकलो सबके सब। जब भी जमा करके आओ, बाहर से अंदर मत आना। जा बना के लेके आ, जा बाहर जाओ। इतना मतलब मेहनत करने के बाद भी तुम लोग इतना कचरा नंबर लेके आ रहे हो कि मुझे कॉपी देख के हैरान हो रहा है कि मैंने ही पढ़ाया है इन बच्चों को। 3 नंबर। हाईएस्ट मेरे ख्याल से 45 के 48 से ऊपर नहीं गया है। 48 भी नहीं गया, 45 ही गया है शायद। लिबरल मार्किंग मुझे जरा बताओ कि तुमने लिखा है ये चीनी चीनी से इतने आंसर, ठीक है, उसमें मैं तुमको गुड़ का ठेला दूं? अब 5 नंबर देखो मार्किंग कैसे होती है, लिसन है। मार्किंग तुम्हारी कैसे होती है? जो टैलेंट वाला क्वेश्चन था उसके मैंने कितने आंसर तुम्हें बताया? 2 आंसर बताए हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए कि आपका जो आंसर है, जो आपको आता है, उससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप एड ऑन कुछ भी लिख सकते हैं रिलेटेड टू योर लिटरेचर। जब आपसे मीनिंग पूछा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप डिक्शनरी मीनिंग बता सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। यानी कि वैलिड आंसर इसमें 3 थे। दैट इज व्हाई इट वाज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 वैलिड आंसर पॉसिबल थे। पहला आंसर
poet's natural ability to write literature, लिखवाया हुआ है ये आंसर, बताया गया है ये आंसर बोल बोल के पूरी तरह। जिसने लिखा है सिर्फ द राइटिंग एबिलिटी, उसको आधा नंबर मिला। राइटिंग एबिलिटी आधा, आधा, हाफ 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 हाफ। अगर किसी ने उसको एक्सप्लेन किया है, दैट मीन्स पूरा सेंटेंस लिखा है, ठीक है। द पोएट मेंट बाय टैलेंट हिज नेचुरल एबिलिटी टू राइट लिटरेचर, उसे 1 नंबर मिला है। अगर किसी ने लिखा है कि टैलेंट का मतलब यहाँ पर बिब्लिकल रेफरेंस से है, तो 1.5 नंबर मिला है। अगर किसी ने लिसन, अगर किसी ने उसे एक्सप्लेन किया है कि द सर्वेंट हु बरीड हिज मनी वाज द टैलेंट, ठीक है, उसके लिए 2 नंबर मिला। अगर किसी ने टैलेंट का लिटरल मीनिंग, यानी कि टैलेंट का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, वो लिखा है, तब उसे 2.5 नंबर मिले हैं। 2.5 नंबर उसको मिला है, किसी को नहीं मिला है। 6 नंबर लिखने का ये था कि दिस पोएम, दिस टैलेंट वर्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम on his blindness. Writer name was वो वही आंसर का फॉर्मूलेट है आपका, जो 3 नंबर एक्स्ट्रा है ना, वो एक्स्ट्रा लिखने के लिए। हाँ, इसीलिए बता दे रही, नेक्स्ट एग्जाम में वो गलती मत करना। पहले एग्जाम में बता देती तो भी तुम लोग नहीं लिख पाते, क्योंकि जो लिखवाया है जब उसमें नहीं लिखते तो फिर बताने से क्या बच्चे, मैं जितना लिबरल हूँ ना, मेरे नंबर उतना फेल हो सबके सब। नहीं, पहला और लास्ट एग्जाम नहीं। अगर मैंने तुम्हें ज्यादा नंबर दे दिए, इसका मतलब तुम्हारे सर में यही बात घुस जाएगा कि कुछ भी लिखो नंबर मिल जाए। 10 लाइन में कितना लिखा है वो मायने रखता है। अगर एनालिसिस तुमने वैसे स्टार्ट किया जैसे मैंने स्टार्ट किया था, उसके लिए 2-2.5 नंबर इनिशियल स्टेज बताने का कि अब कहाँ पर क्या हो रहा है, वो 2.5 नंबर का था पूरा। नहीं, अगर वो चीज जितनी लिखी है ना तुमने, मान लो कि पोएट्री का जितना लाइन है, अगर तुमने तो उसमें से 10 लाइनें लिखी है। पास, हाँ, जिसका 3 आया वो फेल है, जिसका 14 आया वो फेल है, जिसका 13 आया वो फेल है, जिसका 8 आया वो फेल है। 24। इसीलिए तो मैंने एनालिसिस डाला था गधो कि 10-10 नंबर लिखोगे, 20 नंबर उसमें आगे 4 कहीं ना कहीं से तो दे ही दूंगी है। क्या देती फिर मैं बताओ क्वेश्चन में? 20 नंबर ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, ऑब्जेक्टिव तो मुझे बोलो मत, मतलब जिसके 10 में से 10 आया ऑब्जेक्टिव पे, वो भी गधा नहीं लिखा है पीछे। मतलब 10 नंबर एडजेक्टिव में लाने के बाद बाकी क्वेश्चन लिखा ही नहीं है। और किसी ने तो आपको एनालिसिस में मैंने देखा है, किसी ने तो जॉन मिल्टन कब पैदा हुआ था वो डेट भी गलत लिखी है। हम डेट भी नहीं लिखी। नहीं, उसमें एक बच्चे ने लिखा है 1602 में जॉन मिल्टन पैदा हुआ है। मुझे जरा ये समझाओ, 1602 में अगर पैदा होगा, 1610 में वो कैसे लिखेगा? 1583 तुम पास ऑन मत किया करो। तुम लोग जब आंसर लिखते हो ना, थोड़ा लॉजिक लगाओ कि किस बेसिस पे मैम देंगी नंबर, ठीक है? मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे है ना जो एक ही लाइन को एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सब में लिखते हैं। ये भी किया बच्चों ने, बहुत बच्चों ने किया है।
क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन लिखा है, बाप ने क्वेश्चन को भी एक्टिव पैसिव सब चारों लैंग्वेज में लिख दिया है। मेरे को लगता है कि अगर उसको फ्रेंच भी आते ना फ्रेंच भी लिख देता। 0 100% लिखने के नंबर में नहीं दूंगी। यस, द पोस्ट मास्टर किसी ने पढ़ी जो मैंने ये भेजा था? क्या पढ़ा? पीडीएफ भेजा था मैंने पूरी स्टोरी का, पढ़ा नहीं? हाँ, रेड कलर का सिल्वर वाला है। बीकॉम वाले का मैंने बंडल खोला नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सभी बच्चे एक जैसे हैं। जब पीजीडीएम थर्ड सेम का वही हाल है तो तुम क्यों अपने आप को अलग समझते हो? नहीं, अरे नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि बीसीए में फर्स्ट बैच में संजना मैं पढ़ा रही हूँ, सेकंड बैच में मैं पढ़ा रही हूँ। तो हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया था दैट शी विल गिव द क्वेश्चन फॉर बैच 1 एंड आई विल गिव द क्वेश्चन फॉर बैच 2, बट यहाँ पर कॉमन होना चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्वेश्चन एक ही बनेगा पूरे बैच के लिए। So that is why उनको सिर्फ लव पढ़ाया गया था, that is the common subject was only one, इसीलिए उनका वही सब्जेक्ट का क्वेश्चन आया। यस, इसमें क्या समझे अभी तक जो पढ़े द पोस्ट मास्टर में? 2500 क्लास किए? चर्च गए, क्या करने? क्या मिला? क्या मिला? कैंडल जला क्रिसमस कैरल का भी मतलब पता है तुम लोग को? क्रिसमस व्हाई क्रिसमस सेलिब्रेटेड? क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है बताओ? अच्छा, why do we say Merry Christmas and not Happy Christmas? तुम्हारा जो ईयरली पेपर होता है ना उसमें ग्रामर भी आता है, ठीक है? जो ईयरली पेपर होगा उसमें इंग्लिश लिटरेचर में ग्रामर भी आएगा, एक सेक्शन में ग्रामर भी आएगा, ठीक है? तो थोड़ा अंग्रेजी पे सिर्फ किताब नहीं बाहरी नॉलेज भी रखिए, ठीक है? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एग्जैक्टली द डे व्हेन डेथ डे इज डिफरेंट। मैरी जो है, हैप्पी जो है आपका, हैप्पी इज योर इमोशन, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैरी इज वर्ब, मैरी जो है वो आपका वर्ब है, हैप्पी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या? एग्जैक्टली योर फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, डिप्रेशन, दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्ब मतलब क्या? जो आप करते हैं, ठीक है? क्रिया। मैरी जो है, मैरी मीन्स व्हेन हाउ यू बिहेव व्हेन यू आर हैप्पी। जब आप खुश होते हैं तो किस तरह बिहेव करते हैं, दैट इज द मीनिंग, दैट इज द लड़ाई नहीं, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैरी। इसीलिए मैरी क्रिसमस कहा जाता है, बिकॉज उनके लिए वो सिर्फ इमोशन नहीं है, वो एक काम है जो वो करते हैं। दे आर फीलिंग हैप्पी एंड दे सेलिब्रेट द होल डे बिकॉज देयर गॉड वाज बोर्न ऑन दैट डे। समझे? दिमाग में भी रखना है इसको, यहाँ से यहाँ नहीं होना चाहिए।
क्लियर? यस। पोस्ट मास्टर में क्या क्या समझे? क्लास लास्ट क्लास कौन कौन अटेंड किया था? अटेंडेंस निकलवाऊंगी मैं, मार खाओ। क्या नहीं समझ में? तुम्हें दिख रहा है ना कि मेरा गला बैठा हुआ है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं डांट नहीं सकती हूँ, ठीक है ना? क्या आवाज नहीं आ रहा था? अच्छा ठीक है। सी द समरी जो है, इसमें समरी आपका ये है कि पोस्ट मास्टर जो है, ठीक है, पोस्ट मास्टर एंडिंग कंक्लूजन आपको मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, दैट इज योर क्या बोलते हैं उसको, नहीं, दैट इज योर वो जो हिस्ट्री है वो खुद सॉल्व करो। हाँ, सस्पेंस अपना अपने पास रखो। एंडिंग इसका मेजर पार्ट ये है कि जो पोस्ट मास्टर है, जो गांव है उलापुर जो गांव है, वहां पर पोस्ट मास्टर यानी कि पोस्ट मास्टर आपकी सरकारी नौकरी होती है, तो उसे वहां पर पोस्ट किया गया है। बिलोंग वो कोलकाता से करता है, जहाँ पर उसकी फैमिली रहती है वो कोलकाता है। पोस्ट मास्टर जो है, ही इज नॉट अ वेरी सोशलाइज्ड पर्सन, ठीक है, उसे बहुत जल्दी दोस्त नहीं बना पाता है, बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाता है लोगों से। प्लस वहां गांव में बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर है। इंडिगो फैक्ट्री जो है, जो हमारे ब्रिटिश राज में बहुत फेमस थी, ठीक है, ब्रिटिश, ये कहानी उसी के टाइम की है जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान इंडिगो वाज एन इंडस्ट्री दैट वाज वेरी मच फ्लॉरिशिंग इन इंडिया, क्योंकि यहाँ की लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल थी और इंडिगो को उगाने में ज्यादा मेहनत बहुत लगती थी, लेकिन जो अपना एक कह सकते हैं कि जो किसान का आपका खेत होता था वो बहुत हेल्पफुल था यहाँ के लिए। और इंडिगो को एक्चुअली जब फर्टिलाइज हो जाता है एक बार, तो उसके बाद फसल जो होती है, उसके बाद का जो लैंड होता है वो बहुत बैरन हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है, उसके बाद आप उस पर कोई खेती नहीं कर सकते हैं। तो बिकॉज ब्रिटिशर वांटेड कि उनका लैंड फर्टाइल हो, खराब ना हो, इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा नेटवर्क बेस जो था उनका इंडिगो का वो यहाँ पर खोल दिया, ताकि यहाँ की जो इतनी सारी लैंड है वो सारा मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट कर दे फ्री ऑफ चार्ज। Export duties were not paid by the Britishers at that time because they were the rulers. तो एक्सपोर्ट चार्जेस नहीं होने के कारण जितना भी उनका खेती का होता था, और किसान को उस टाइम उसकी वैल्यू भी नहीं मिलती थी। हार्डली दे गॉट एनी पेमेंट, अगर पेमेंट मिलती भी थी तो बहुत कम इन द फॉर्म ऑफ योर मनी। बहुत लोगों को खाना वाना दे दिया जाता था, थोड़ा बहुत करके कि आप अनाज दे दिया जाता था कि आप अनाज ले लीजिए, पैसे नहीं दिए जाते थे, बिकॉज ऑब्वियसली पैसे का मोल बहुत ज्यादा होता है। इफ यू हैव 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज होना, 10 रुपीज में आप बहुत कुछ खर्च कर सकते हैं इफ यू वांट टू इकोनॉमाइज, बट इफ यू डोंट, आप सिर्फ एक 10 रुपीज का कोई प्रोडक्ट आपको ला के दे दे तो वो एक ही चीज आप यूटिलाइज करोगे बस, ठीक है। तो ये लॉजिक लगाने की वजह से फार्मर्स वर वेरी एक्सप्लॉइटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जितने भी इंडिगो फार्मर्स होते थे, जो इंडिगो फैक्ट्रीज होती थी जहां पर प्रोसेस होता था इंडिगो और इंडिगो का यूज होता था कपड़ों पर, वो जो फैक्ट्री होती थी वहां पर भी फार्मर्स जो वर्कर्स थे उन्हें बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था। दे वर नॉट पेड वेल, ठीक है, उनकी फैमिलीज का गुजारा नहीं हो पाता था, दे वर अब्यूज्ड मेंटली एंड फिजिकली। तो वो सारा सिचुएशन होने के कारण जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, दे वर नॉट वेरी सोशलाइज्ड आल्सो, उनके साथ बैठकर आप बात नहीं कर सकते थे, जस्ट वांटेड टू कम एंड रिलैक्स फॉर अ व्हाइल एंड आफ्टर दैट, क्योंकि उनका ऐसा नहीं रहता था कि उनकी 12 घंटे की शिफ्ट है तो वो जा रहे हैं और आ रहे, नहीं, उनको दिन भर वही काम करना है। बहुत कम उनको आराम मिलता था, जितना खाने का ब्रेक वगैरह उतना ही उनको आराम मिलता था, थोड़ा बहुत सो लिए तो सो लिए, अदरवाइज फिर उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट में। सो दे वर आल्सो वेरी मच एक्सप्लॉइटेड। तो उनका आप कह सकते हैं कि व्हेन द पर्सन इज मेंटली डिस्टर्ब, तो वो कंपनी अच्छा नहीं रहता बात करने के लिए, राइट। तो वो भी नहीं घुलते मिलते थे पोस्ट मास्टर से, तो ही वाज फीलिंग वेरी मच अलोन, उस पूरे सोसाइटी में बहुत ज्यादा अलोन फील करता था। प्लस उसका जो घर था वो पूरे गांव से थोड़ा सा हट के पॉन्ड के पास एक पुराना झोपड़ टाइप का घर था, वहां पर वो रहता था। रतन जो थी, रतन एक ऑर्फनेज गर्ल थी, यानी कि उसका फादर मदर नहीं था, उसका कोई फैमिली नहीं था,
वो अकेली थी उस दुनिया में, और उसका ख्याल रखने के लिए रतन जो पोस्ट मास्टर था वो उसे थोड़ा बहुत खाना देता था, और उसके लिए वो उसके लिए थोड़ा इधर उधर काम कर देती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ लाना हो उसको, या कपड़े धोने हो वो नहीं टाइम मिले, खाना बनाना हो उसका मन नहीं किया, तो जो भी छोटा मोटा काम होता है, जैसे आजकल के हमारे होम वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, वो सारे जो छोटे मोटे काम करते हैं, इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, तो वो छोटे मोटे काम वो कर देती थी पोस्ट मास्टर के लिए। सो इन पेमेंट ही यूज्ड टू फीड हर एंड प्रोवाइड अ होम। ठीक है, हालांकि वो साथ में नहीं रहते थे, वो बाहर ही रहती थी, उसके हट के बाहर ही रहती थी, लेकिन फिर भी इट वाज अ प्रोटेक्टिव प्लेस रेदर देन टू रोम अराउंड। ठीक है, ये आपका समरी है। दिस इज द सीन हाउ इट इज बिहोल्डिंग। दे वर अलोन एंड दे वर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अगर पोस्ट मास्टर को बात करने का मन करता था, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज फीलिंग लोनली, तो उसका फेवरेट टॉपिक जो होता था, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, दैट इज वर्ड, दैट वर्ड आई हैड एक्सप्लेन, यस, फर्टाइल सब्जेक्ट। फर्टाइल सब्जेक्ट, फर्टाइल का मतलब क्या होता है? दैट इज फॉर लैंड। फर्टाइल सब्जेक्ट मतलब नो, अ टॉपिक विच कैन बी अ स्टार्टर, जैसे आइस ब्रेकर्स आजकल हम लोग कहते हैं। आइस ब्रेकर्स का मतलब क्या, कि उसके बाद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में आसानी रहती है। सो द आइस ब्रेकर फॉर देयर कॉन्वर्सेशन वर्ड, कि पोस्ट मास्टर जो था, पीछे बात नहीं करिए, पोस्ट मास्टर जो था वो रतन से पूछता था कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में क्या याद है, बिकॉज दैट गर्ल, उसको अपनी माँ के बारे में बहुत कम चीजें याद थी। उससे बस इतना याद था कि उसकी माँ जो थी वो बहुत छोटी थी जब उनके फैमिली शायद डेथ कर गई थी, तो उनके जो फादर थे वो उससे बहुत प्यार करते थे। जब भी वो घर आते थे काम करने के बाद, तो वो उसके साथ खेलते थे, उसे घूमने ले जाने थे। तो शी वॉज मोर फेवरेबल टू हर फादर देन हर मदर। उसको मम्मी के बारे में बहुत कम चीजें याद थी। तो जब भी वो ये क्वेश्चन पूछता था तो उसे एक सैडनेस होती थी, क्योंकि उसे मम्मी के बारे में कुछ भी ज्यादा याद नहीं है। So she move on to the memories of her brother and her father, वो सारी चीजें वो याद करके बातें करना शुरू कर देती थी। And when postmaster wanted to talk, he used to talk about every member of his family, उसके मम्मी भाई बहन सबके बारे में, मम्मी पापा सबके बारे में वो रतन को बताता था। और रतन इस तरह उस कहानियों को सुनती थी, इतना ज्यादा उसने सुना था, इतने अच्छे से उसने बताया था पोस्टमास्टर ने, कि उसे एक एक चीज उसके घर के बारे में पता थी। शी हैज अ विजुअलाइजेशन, ठीक है, सिर्फ बात करने से उसका ऐसा विजुअलाइजेशन था कि उसको एक तरह से चेहरा क्रिएट हो गया था पोस्टमास्टर की मम्मी के लिए, पापा के लिए, उसके भाई बहनों के लिए। शी कैन विजुअलाइज एवरीथिंग दैट ही यूज्ड टू टेल। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये आपकी अभी तक की स्टोरी है। उसके बाद कहाँ पर छोड़ा था हमने? यस, पेज नंबर 3 में छोड़ा था। हाँ हाँ, आई हैव सेंड यू ना पीडीएफ, वो पीडीएफ खोल लीजिए, लॉग इन करने का जरूरत नहीं है। पीडीएफ खोल के लुक एट द पेज नंबर 3। नंबरिंग नहीं होगा पेज का, लेकिन थर्ड पेज आप खोलिए। साइलेंट रखो, बैच में जो फंक्शन है उसे क्लियर करके बैठा करो। यस, पेज नंबर 3। प्लीज रीड समवन रीड द पैराग्राफ। यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ, दो जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ रीड करिए। हाँ बच्चे, हाँ बच्चे, थर्ड पेज। हाँ करिए। थोड़ा सा पेज पढ़ो, वो लोग फिर बात करने लगेंगे। पीछे बच्चे सुनिए, पढ़ रहे हैं। In the loneliness of his exile. Third page number. थर्ड पेज पर कहाँ पर खोलो? ला, इधर ला।
यहाँ से ये है ना, ये वाला One noon during the break in the rain, there was a cool soft breeze, blowing the smell of the damp grass and leaves in the hot sun felt like the warm breathing of the sea earth let him read. earth on one's body. If Persistent. persistent word went on all the afternoon repeating the burden of its one complaint in nature's audience chamber. Yes, कहाँ तक पढ़े बच्चे? Audience chamber. Okay, it is describing how the environment looked from the hut. ठीक है, उसका जो हट था, जो घर था पोस्ट मास्टर का, वहां से इसका एनवायरनमेंट किस तरह दिखता था. ऑब्वियसली विलेज नेचर है तो ऑब्वियसली नेचर से बहुत ज्यादा जुड़ा रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं. Read these things very carefully. These elements are important for your MCQs. यहीं से आपके MCQs बनते हैं, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, अगर आपका पोस्ट मास्टर से एलिमेंट बनेगा, क्वेश्चन बनते हैं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनेंगे. सेकेंड पैसेज में जैसे एक लिखा गया है कि यहाँ पर बताया गया है पोस्ट मास्टर इज आस्किंग फॉर हिज फाइल. रतन को जब वो अंदर बुलाता है then he is asking for his file, तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा कि what postmaster was asking when Ratan was outside. ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन आपके इसी चीज से बनते हैं. Continue. The postmaster had nothing to do. The summer of the freshly washed Shimmer of the freshly washed leaves and the wind often remains of the retreating rains could wear sights to see, and the postmaster was watching them and thinking to himself, oh, if only someone kind soul were near just one loving human being whom I could hold near my heart. This was exactly a feeling with the murmuring lips were striving to express, but no one knows or could believe that such an idea might also take possession of an ill-fed village postmaster in the deep, silent midday interval of his work. Okay. अभी यहाँ पर क्या बताया गया है, पहले पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ द एनवायरनमेंट लुक. जिस एनवायरनमेंट को पोस्ट मास्टर अपने खिड़की से देख रहा है या जहाँ पर भी वो बैठा है वहां से वो देख रहा है, वो एनवायरनमेंट कैसा उसे दिख रहा है. नून मतलब पता है, आफ्टरनून. डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस. ओके, तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट को वो बैठ के देख रहा है, ही इज थिंकिंग अबाउट व्हाट. अच्छा, रिट्रीटिंग रेन क्लाउड मतलब क्या? रिट्रीटिंग रेन क्लाउड मतलब रिट्रीटिंग मतलब वापस होना. The clouds sometimes what happen ना villages में mostly ये होता है कि ये चीज logically जो scientific है, it is proven कि जब wind ज्यादा होती है तब बारिश कम होती है. क्यों ऐसा होता है? Because the wind is blowing your clouds. ठीक है, wind जिस तरफ जा रही है उसी तरफ आपके clouds जो है वो blow हो जाते हैं. तो retreating मतलब कि बारिश होकर अब जो बचे कुछ clouds है they are going other ways. ठीक है, जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं, जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ वो रिट्रीट कर रहे हैं. दैट मींस दे आर नॉट नो मोर रेनिंग. जहां पर वो है वहां पर रेन नहीं कर रहे हैं. ही वाज थिंकिंग आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस, ही वाज थिंकिंग व्हाट कि अभी अगर कोई मेरे पास ऐसा रहता जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार कर सकता था, जिसको मैं अपने दिल के नजदीक रखता, मतलब he was feeling very lonely, so he wanted a partner that he could have shared each and every thoughts with. ठीक है, उसको कोई पार्टनर चाहिए था जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सके. ठीक है, बट यहाँ पर there's a line said that is such an idea must not take possession in an ill-paid village postmaster. What does it describe? क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है ये लाइन?
There's a very deep concern that has been raised here. एंडिंग में जो लाइन लिखी गई है, पैराग्राफ जो अभी तक पढ़ा, उस पैराग्राफ के एंडिंग में एक लाइन लिखी गई है, दैट इज यहाँ पर that such an idea must also take possession of an ill-paid village postmaster. मतलब ill-paid मतलब ill-paid मतलब yes, when your salary is not good enough or not good enough for others, either for yourself or for others. Ill-paid मतलब आपकी सैलरी अच्छी नहीं है. तो मतलब यहाँ कहना क्या चाह रहा है, that means the postmaster himself believe in those system जहाँ पर आपकी सैलरी आपके कल्चर से, आपके बिहेवियर से, आपके कैरेक्टर से ज्यादा मायने रखता है. Understood? He's saying what? कि ऐसा thought, कैसा thought? That he wanted some partner in his life and उसे ये लग रहा है कि ऐसा thought मतलब he should not even have that thought. Being an unpaid postmaster जिसका पेमेंट अच्छा नहीं है, उस बंदे को ये दिमाग में लाना भी नहीं चाहिए कि उसके पास कोई ऐसा पार्टनर रह सके जिसे वो हर चीज शेयर करे. अंडरस्टूड? दैट मीन्स यहाँ पर क्या रेज किया गया है, क्या बहुत बड़ा कंसर्न रेज किया गया है. Your money is more important for the relationship. ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरह का रिलेशनशिप होने के लिए इनफैक्ट यू विल मूव फॉरवर्ड. अगर आप पूरी स्टोरी भी ये चीज पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा जस्ट हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम था, ठीक है, पहले हमारा कास्ट सिस्टम तो एक अलग से है, दैट वाज 100 and thousands year old. ठीक है, आफ्टर बीइंग अंडर द थम्स ऑफ ब्रिटिशर्स हमारा अलग से एक डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम बना, दैट इज योर पेमेंट. बिकॉज वी वर गेटिंग पेड, तो कितना पेमेंट आपका हो रहा है वो आप पे डिपेंड करता है. बिकॉज कास्ट सिस्टम से ये अलग कैसे है? बिकॉज व्हेन देयर वाज अ कास्ट सिस्टम, वहां पर कास्ट से अलग कोई क्यों नहीं जाता था? क्योंकि हमें पता है कि हमारा कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. ठीक है, आजकल वो डिफरेंस नहीं रह गया बिकॉज एवरीथिंग इज मैच्ड अप. जो एजुकेशन आपको मिल रही है वही एजुकेशन उसको मिल रही है, वही एजुकेशन मुझे भी मिली है. ठीक है, तो द सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड जहां पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो. बट कास्ट सिस्टम में क्या था कि अगर उस बंदे का फादर एक फार्मर है तो वो फार्मिंग के हर एक टेक्निक उसे सिखाएगा. जब तक वो जैसा कर रहा है वो हर एक टेक्निक उसे सिखाएगा. सो ही बिकेम एन एक्सपर्ट एट अ वेरी यंग एज फॉर दैट प्रोफेशन. तो उसे सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो कोई और प्रोफेशन लेगा. राइट? तो जब आपको कोई चीज बचपन से सिखाई जाती है, वेरी स्मॉल एग्जाम्पल लीजिए, आपको हिंदी बचपन से सिखाई जा रही है, उसके लिए आपको कोई ग्रामर की बुक पढ़ने की जरूरत है क्या? कभी नहीं जरूरत है, क्योंकि वो चीज आपको बचपन से सिखाई गई है. तो सिमिलर में जब आपको कोई चीज बचपन से सिखाई जाती है तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट ऑलरेडी बन